गुड इवनिंग मैम। 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 गुड इवनिंग। आज हम लोग टेस्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। टेस्ट में मार्क्स तो आते नहीं है तुम लोगों के, पढ़ते तो हो नहीं आप लोग। मैम पढ़ते तो हैं, बस टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आते। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पढ़ते हो तो टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। ये सोचा करो ना कि हमने कौन से चैप्टर्स जो मैंने पढ़े हैं उसके तो मुझे क्वेश्चंस लगाने ही है। अगर आपने 12th का चैप्टर किया है तो 12th के क्वेश्चंस तो लगाने हैं। 11th का अगर कोई नहीं किया है तो कोई नहीं। राइट। टेस्ट को देख के कैसे लगा? डिफिकल्ट लग रहा था क्या? ठीक था मैम टेस्ट। ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम गुड इवनिंग। इवनिंग में है।
आज तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर किसका था, कौन से सब्जेक्ट का था? मैथ। Math. पेपर डिस्कशन करा दिए सर ने? यस मैम। Yes. बढ़िया, काफी अच्छा। ठीक है, चलो हम भी डिस्कस करा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा हो गया होगा। यस मैम हो गया था। Yes, ma'am. यस मैम। यूनिट एंड डायमेंशंस का ही है, आपको सिर्फ यूनिट्स निकालने की। सेकंड वन, चलो फर्स्ट भी कर लेते हैं। टॉर्क के किसके डायमेंशंस होते हैं? मैम इसमें वॉल्यूम और वेट की डायमेंशन से ना हमें मैम मिल रहा था। देखो प्लैंक कांस्टेंट का तो अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो कांट से, फिजिक्स में तो अभी पढ़ा नहीं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो टॉर्क पढ़ा है, वेट पढ़ा है, और इनसे हम निकाल सकते हैं। टॉर्क क्या होता है? आर एफ। तो फोर्स के डायमेंशन, अच्छा फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तुम्हारा केजी में हो गया, एक्सीलरेशन किस में हो गया? मीटर सेकंड स्क्वायर। अब आर से भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो टॉर्क का फोर्थ ऑप्शन, तो बी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ही आ गया। अच्छा सॉरी, हमने बी निकाला है, हमने बी निकाला है, तो बी का फोर्थ यानी 3 में है, ठीक है। हमें वेट निकालना पड़ेगा, तो वेट भी किसके बराबर होगा भाई? किलोग्राम मीटर मीटर सेकंड इनवर्स, यानी वेट का हो जाएगा सी का 1 ऑप्शन। तो सी का 1 देखो कहाँ पे है, तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या बी हो सकता है। भाई सी का क्या है? Yes, sir. ये ऑप्शन आ गया। तो अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकालनी पड़ेगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है? Ma'am, V by M. स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या बन जाएगा? मैम वॉल्यूम पर यूनिट मास मीटर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लोगे आप, वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। यस ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो कौन सा वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का तो आपका मीटर क्यूब यस और ये अपॉन एम, तो यानी मीटर स्क्वायर डायरेक्ट। मैम ऑप्शन सेकंड आ रहा है वॉल्यूम ना अपॉन मास है ना, वॉल्यूम अपॉन मास है ना। यस Yes, ma'am. केजी, केजी केजी इनवर्स मीटर क्यूब, तो यानी इसका हो गया सेकंड ऑप्शन, डी का सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक बी ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट। B option. क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ। इसमें देखो आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है भाई? ए बी साइन थीटा। बी साइन थीटा AB. ए क्रॉस बी, हाँ, और ए डॉट बी ए बी ए cos बी थीटा। Cos theta. तो क्रॉस के लिए हम लगाते हैं साइन, और ये एज इट इज √3 ए बी कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई, है ना। तो यहाँ से देखो तुम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ए बी हट गया, तो tan थीटा कितना आया? √3 और थीटा इक्वल टू √3 कितना बनता है? 60 डिग्री। 60 बस थीटा ही निकालना था। Yes. अब ए वेक्टर प्लस बी, वेक्टरली कैसे एडिशन करते हैं? वेक्टरली एडिशन कैसे करते हैं भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके बीच में जो भी एंगल के बीच में बनने वाला एंगल, दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल वो चाहिए, यानी 2 cos थीटा, यानी हमें थीटा चाहिए था। तो थीटा 60 डिग्री है, अब यहाँ पे थीटा 60 डिग्री रख दो।
cos 60 कितना हो जाता है? 1/2 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ab 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। वेक्टरली एडिशन पूछा था बस। थर्ड वाला बन गया था यस एक मैम 8 किलो ये शायद रिपीटेड भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ब्लॉक ऑफ 8 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ। नो मैम रिपीटेड तो नहीं है। एक ब्लॉक है मास 8 किलो का इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 3 मीटर। ये एंगल थीटा पूछा है। इस पे जब हमने हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स लगाया है 40 न्यूटन का। ये तो यहाँ पे देखो ये टेंशन टी हो जाएगी, इसके कॉम्पोनेंट बन जाएंगे टी कॉस थीटा अपॉन में mg वाला बनेगा यहाँ ब्लॉक का मास दिया हुआ है 8 kg। तो एंगल थीटा निकालना है। आई थिंक निकाल लोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख के। दो कंडीशन मिलेंगी, टी साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा 40 के बराबर और टी कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा mg मास 80। ठीक है हमारा tan थीटा आ गया यहाँ से 1/2 tan इनवर्स 1/2 ऑप्शन। ठीक है, बस डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, 3 चार्जेस हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी एंड सी। देखो अगर 3 चार्जेस को आपने किसी एक स्ट्रिंग में रखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी फोर्सेस पूछी है। आपको टेंशन निकालनी है ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में। कैसे निकाल सकते हो भाई? ए बी और बी सी निकालना है अलग अलग। तो अगर मैं बी पे इक्विलिब्रियम मानूं कि मान लो बी वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे है तो ए वाला जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा एफ ए और एफ सी बराबर होंगी। यस मैम मुझे ए बी की डिस्टेंस चाहिए, देखो ध्यान से, मुझे ए बी का डिस्टेंस और बी सी का चाहिए। और अगर मैं बी पे लगाती हूँ, अगर इक्विलिब्रियम चार्ज बी, व्हाट इज द रेशो, रेशो पूछा है ए बी अपॉन बी सी का। तो देखो सिंपल सी बात है, इन पे टेंशन लग रहा होगा किस फोर्स की वजह से भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लग रहा होगा टेंशन। यस मैम इस पे यहाँ पे ये टेंशन लग रहा होगा इधर की तरफ टी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो बी पर अगर मैं लगाऊं तो मेरा एफ ए इक्वल्स टू एफ सी बनेगा इफ बी इज इन इक्विलिब्रियम। देखो बी को इक्विलिब्रियम में रखा है तो बेटा बी पे लगने वाली फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। तो एफ ए किसके बराबर हो जाएगा? के और क्यू अपॉन इनकी डिस्टेंस दी हुई है इन्होंने, डी स्केयर। डिस्टेंस नहीं दी हुई ना इन्होंने। नो मैम तो मान लेते हैं मैं कि ये तो फिर लेट करना पड़ेगा भाई। मैम डिस्टेंस डी है। कहाँ है मैम डी डिस्टेंस है ना। ठीक है डी दी हुई है करेक्ट। तो ये डी स्क्वायर हो गया। एफ सी कितना हो जाएगा भाई? सी कितना अच्छा हमने ये एफ सी निकाला है। के 2q 4q बाय ये एफ सी है, ये एफ सी है, ये एफ हो जाएगा। तो एफ हो जाएगा के 4q इंटू नहीं 2q इंटू क्यू अपॉन q बाय डी स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से टेंशन जनरेट हो रही होगी है ना। अगर मैं बी पे ये वाला फोर्स यहाँ लगेगा तो इस पे टेंशन रिवर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इससे निकल तो हम कुछ नहीं पाएंगे। तो इस पे क्या कर सकते हैं? एंड पॉइंट्स पे लगाएं तो भी क्या निकलेगा? एक बार इसको रफ कर देते हैं।
बीच वाले पॉइंट में तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो टेंशन को भी इक्वल एंड अपोजिट कर देगा बी पॉइंट पे। तो आ जाओ, मैं ए पॉइंट पे बात करूं तो हमेशा मास के अपोजिट लगती है टेंशन। अगर मास यहाँ है, ठीक है, तो मास की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगती है इस तरह। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, अगर ए पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो ए पॉइंट को बी वाला धक्का दे रहा होगा यहाँ पर एफ बी, सी वाला धक्का दे रहा होगा इसको कहाँ पे, भाई दोनों प्लस प्लस हैं, टी वाला भी इसको यहाँ धक्का दे रहा होगा एफ सी, ऐसे। और इन दोनों का फोर्स मिला के किसके बराबर बन रहा होगा, टेंशन के। यस देखो अगर सिमिलरली मैं सी की बात करूं तो सी पर बी वाला धक्का दे रहा होगा एफ बी यहाँ पे, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। और सी पर एक फोर्स और धक्का दे रहा होगा, कौन सा, एफ ए, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। यहाँ पर टेंशन टी ऐसे लगी होगी है, टेंशन टी यहाँ पर ऐसे जनरेट होगी, सही है ना। टेंशन हमेशा अपोजिट लगती है ना, फोर्स मास अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। यहाँ से तो एफ प्लस एफ बी को भाई टेंशन के बराबर कर दो, जो कि हम ए वाली टेंशन निकाल रहे हैं। तो ये टी ए वाली टेंशन इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। एफ सी कितना होगा, आप कहोगे मैम के टी वाले के पास चार्ज 4q, इस वाले के पास चार्ज q, डिस्टेंस हो जाएगा 2d का होल स्क्वायर। एफ बी कितना हो जाएगा, के, अब एफ सी प्लस एफ बी, बी वाला ये रहा, चार्ज कितना है बी वाले के पास बेटा 2q, ए वाले के चार्ज कितना है q, डिस्टेंस अभी भी कितनी है बी वाले के पास d स्क्वायर। ये सब टेंशन ए के बराबर हो जाएगी। ऐसे निकाल लोगे टी ए, ऐसे ही आप टी भी निकाल लोगे, यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल देना, बोलो टी ए अपॉन टी बी का कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। मैम आपने 2d स्क्वायर क्यों लिया है, एफ सी का डिस्टेंस कहाँ पे, मैम के 4q बाई q अपॉन 2d स्क्वायर। अरे बेटा ये वाला कौन सा फोर्स है, 4q वाला, सी वाला ना, तो सी से लेके ए के बीच की दूरी कितनी है, 2d। ओके, तो ये डिस्टेंस उसी चार्ज से लेना होगा जिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा रहे हो। तो ये ए और सी के बीच का फोर्स था ना 4q और q, तो इसीलिए यहाँ पर 2d। बी वाले में 2q और q है, तो यहाँ पर सिर्फ d लिया। तो बेटा ऐसे करके आप रेशियो निकाल देना। आपको टीबी भी लिखवा देती हूँ, टीबी किसके बराबर बन जाएगा, एफ ए कितना हो जाएगा, देखो एफ ए का फोर्स, ए का चार्ज, सी का चार्ज कितना है 4q, ए से सी तक की दूरी कितनी है 2d का स्क्वायर, प्लस बी वाला कितना हो जाएगा, बी का चार्ज 2q, सी का चार्ज 4q, डिस्टेंस कितना है d स्क्वायर इक्वल्स टू टेंशन बी। बस इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कॉमन चीजें हैं तो देख लो, कुछ डिवाइड भी हो जाएगा। ये वाली जो हटी जाएगी टर्म, सेम टर्म है, डेरिवेशन डिवाइड करोगे है ना, कॉमन टर्म है, हट जाएगा। बस इस के से के गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, 2q से 2q गया, 1/, कितना रेशो आ रहा है ये, सॉल्व कर लेना एक बारी, ठीक है, बस रेशो ऐड कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाना है, इसका दिया हुआ है, इसका वीटी कर्व बनाना है, वेलोसिटी का। तो ये प्रोजेक्टाइल, हाँ देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बताओ, यहाँ से पहले वेलोसिटी घटना शुरू करेगी, ओवरऑल वेलोसिटी भी घटेगी ना, क्योंकि वी वाई कम हो रहा है, वी एक्स तो कांस्टेंट। देखो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी यू एक्स आई प्लस यू वाई माइनस जी टी का जे कॉम्पोनेंट, ये वेलोसिटी वी किसी भी टाइम टी पे। यू एक्स कॉम्पोनेंट तो सेम ही है, वाई कॉम्पोनेंट चेंज हो रहा है ना, वाई कॉम्पोनेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ। और वाई कॉम्पोनेंट यहाँ मैक्सिमम हाइट पे आते आते वी वाई हो जाता है 0। अगर वी वाई 0 हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ वेलोसिटी किसी टाइम पे यू एक्स के बराबर भी रही होगी, यानी वेलोसिटी तो कम हो रही है ना, वेलोसिटी कम हो रही है।
तो बताओ क्या हो रहा है तुम्हारी वेलोसिटी। फिर उसके बाद वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू कर देगी अपॉन में, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी लेकिन बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो मेरे हिसाब से बताओ कौन सा डायरेक्शन, कौन सा होगा। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन सेम एक्स की ग्राफ की तरह होगा, बी आएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो पहले क्या हो रही है, पहले बढ़ना शुरू, पहले घटेगी घटेगी फिर उसके बाद बढ़ना शुरू करेगी बट डायरेक्शन दूसरी अपोजिट हो जाएगी। यस तो यहाँ से वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो रही है, मैम आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है आज। हाँ आईज में पेन हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि पहले वेलोसिटी घटेगी फिर उसके बाद बढ़ना शुरू कर देगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से कौन सा है, ऑप्शन डी। देखो ए तो हो नहीं सकता बेटा, ऑप्शन डी। नहीं देखो ए क्यों नहीं हो सकता, ए में क्या, ई पे बढ़ना घटना नहीं दे रखा, वो कांस्टेंट भी दिखा रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी, टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे मतलब वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। क्या वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ No, पे नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर नेगेटिव से स्टार्ट हुई है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी जीरो करती है, इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, नो मैम। तुम इसी से देखो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, ये जीरो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ हाईएस्ट वैल्यू कब है, हाईएस्ट पॉइंट यही है ना वैल्यू वेलोसिटी की, उसके बाद तो घटना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बढ़ेगी, मैक्सिमम पॉइंट के बाद जाके बढ़ेगी। तो यहाँ पर बढ़ी, ये घटती गई घटती गई घटती गई, यहाँ पर कम हो गई, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू कर देगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट। यूनिट वेक्टर पूछा है भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी चीज का, वेक्टर अपॉन, हाँ वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो ये कह रहा है इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इज दिस, इसका मतलब क्या है, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका मॉड जो है 1 के बराबर होगा। मॉड का मतलब समझ गए ना, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 के बराबर आएगा, तो आप रख दो इसको मैग्नीट्यूड निकाल के, इसका 1 के बराबर मैम सी सी ऑप्शन। निकाल लो। हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मॉड कैसे निकालते हैं पता ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 0.2 ये सब 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या हुआ 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैम वो 1 नहीं बन रहा ना ऐड करके। 0.6 को ही कितना बनेगा, कैलकुलेट करो, 0.6 प्लस 0.25 0.89 बना है सर। यस मैम। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89 कर, यहाँ से आएगा, ठीक है बेटा, यस मैम। माइनस यस मैम। तो ये बना 0.11, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है ना। यस मैम। यस मैम। 7th बताओ, 7th भी कर लिया होगा, देखो 7th में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे देखो 6th क्वेश्चन करने लायक था, 5th क्वेश्चन करने लायक था, 3rd क्वेश्चन कर सकते थे, 2nd क्वेश्चन कर सकते थे, इसमें भी 7th तो तुम्हें करना ही चाहिए था, 7th क्यों नहीं किया, जिसने नहीं किया, कैसे किया है पीपी माइनस वी क्यू।
मैम पहले इनको रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लिया, कह रहा हम है उनके बाद Q का निकालो। देखो पी पोटेंशियल तो तुम खुद ही मान सकते हो, अगर तुम ये 10 वोल्ट ले लो, पी का पोटेंशियल 10 वोल्ट मान लो भाई, ये 0 वोल्ट पे मान लो। अब ये देख लो ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर देंगे। पहले टोटल आर इक्विवेलेंट निकाल लो कितना है। देखो 10 और 8 का कितना बनेगा, 80/18, 10 और 8 80/18। इनका कितना बनेगा भाई, एक तो डिजिट भी तो कितनी बेकार बेकार दी हुई है। यस इनका कितना बनेगा, 10 10 18 25 का। आर इक्विवेलेंट निकाल लेना। देखो आर इक्विवेलेंट निकालो, आई निकालो कितना है, वो वैल्यू आ जाएगी करंट की। करंट यहाँ ड्रॉप करेगा कुछ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप निकाल सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ होगा, V इक्वल्स टू जितना करंट यहाँ जाएगा I इंटू इसका आर इक्विवेलेंट। तो ये V इक्वल्स टू आई आर आ गया, उसको 10 में से घटा देना, वही पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। यस मैम, कर लोगे 7th क्वेश्चन, बहुत इजी है भैया। यस मैम, आर इक्विवेलेंट निकालो, करंट निकालो, पोटेंशियल निकाल लो और वो माइनस कर दो 10 में से, Vp माइनस VQ आ जाएगा। 8th क्वेश्चन बताओ। A ball is projected with certain speed from a point on the ground। देखो ये क्वेश्चन बेसिक है, मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं कराने के लिए, बस तुम्हें इसमें बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। यस मैम, Yes, ma'am. 8th देखो क्या कह रहा है, एक बॉल है जो कि प्रोजेक्ट करी गई है विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक बॉल प्रोजेक्ट करी गई है फ्रॉम ए सर्टेन स्पीड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट ए डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम ए वर्टिकल बॉल। यानी किसी पॉइंट से हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट कराते हैं और ये किसी वर्टिकल बॉल से जो कि 30 मीटर की हाइट पे है, विच इज एट ए डिस्टेंस, सॉरी मतलब जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट करा रहे हो वो 30 मीटर है इससे हाइट से। यानी यहाँ से जब आपने ये प्रोजेक्ट कराया है किसी यू वेलोसिटी से, दिस डिस्टेंस इज 30 मीटर, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, बता दिया, with the horizontal the ball just clear the top of the ball and strike the ground at a distance 10 meter from the ball। कह रही है कि ये बॉल बॉल से 10 मीटर दूर जाके वो बॉल ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। 10 मीटर ड्रॉप, यानी यहाँ पर गई और यहाँ पर ये ड्रॉप हो गई, तो ये 10 मीटर हो गया। तो रेंज कितनी दे दी, रेंज दे दी सीधे सीधे 40 मीटर तो आपको, है ना। Yes, ma'am. आपको थीटा दे दिया 45 डिग्री। आपको बोल रहा है कि यहाँ से ये जस्ट इसके 30 मीटर की हाइट से जस्ट थ्रो होके जाती है, जस्ट टच करके जाती है। देखो जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ ए बॉल एंड स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहाँ पर सीधा सीधा कौन सी इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थीटा है हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास, क्या नहीं है, Ma'am, you. हमें निकालना क्या है, द हाइट ऑफ द बॉल मस्ट बी। हमें हाइट ऑफ द बॉल निकालनी है ना, तो इस इक्वेशन पे लगा दो, इतने इतने में लगा दो। ये वैल्यू 30 हो गई, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को 30 रख दो, Yes, ma'am. थीटा 45 हो गया। रेंज क्या बनेगा, रेंज की बने ना 40 मीटर, रेंज से यू निकाल लो, रेंज की वैल्यू क्या होगी, यूएक्स इंटू टाइम पीरियड। यूएक्स क्या होगा भाई, यू कॉस थीटा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड निकाल लो यहाँ से, टाइम पीरियड कितना होगा। रेंज की फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये लो सारी वैल्यू है, रेंज 40 मीटर है, यहाँ से यू निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, है ना। Yes, ma'am. देखो यहाँ से रेंज आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही बनेगी फॉर्मूला। रेंज की वैल्यू 40 डिग्री है, साइन 2 थीटा, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो 40 किसके बराबर आ गया, यू स्क्वायर बाय जी के। तो जी की वैल्यू 10 ले लो, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई।
20 20. यू की वैल्यू बस 20 आ गई, आप इस इक्वेशन में यू की वैल्यू 20 रख देना। बताओ तो y की वैल्यू क्या हो गई, देखो x की वैल्यू कितनी है 30, tan थीटा 1 माइनस जी एक्स स्क्र फिर से 30 स्क्र हो जाएगा, 2u स्क्र कितना हो जाएगा 20 स्क्र, cos cos 45 डिग्री कितना होता है भाई 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, द हाइट ऑफ द वॉल निकालनी है ना 30 माइनस बेटा ये कितना हुआ देखो 300 900 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 400, करेक्ट यही बनेगा। Yes, ma'am. यही जीरो से ये कट गया, 90/4 कितना बना, Ma'am, 7 point. 90/4 क्या बनेगा, y की वैल्यू ये आई ना 30 माइनस 90/4, तो 90/4 कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 90 डिवाइडेड बाय 28 some 22. 30 में से 22.5 घटा दो कितना आ रहा है, 7.5. 7.5, यानी ऑप्शन ए ठीक है ना, सही है ये Yes, y ma'am. 7.5। तो बस आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी थी, देखो x की वैल्यू 30 क्यों ली है, क्योंकि किस पॉइंट पे लगानी है, इस हाइट इसकी हाइट निकालनी है ना मुझे, तो y, तो इस पर्टिकुलर y पर x का कोऑर्डिनेट कितना है 30 मीटर ना, भाई x 30 है, y पूछ रहा है y कितना है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दो, y आ जाएगा, x कितना होना चाहिए 30, थीटा 3 है, थीटा 45 है, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली, भाई हमारे पास थीटा बीटा सब है, मेरे पास u नहीं है, तो u कहाँ से निकाला, रेंज से, सही है, आई थिंक क्लियर है ये चीजें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाइन्थ वाला बताओ, टू वेरीफाई ऑन फ्लो, मैम ऑप्शन ए था। a student connects the voltmeter across the battery as shown in the figure, the measured voltage is plotted, अच्छा ये वोल्टमीटर अक्रॉस द, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ करंट एंड द फॉलोइंग ग्राफ इज दिस, भाई आई और वी का ग्राफ प्लॉट किया है, मैक्सिमम वोल्टेज 1.5 वोल्ट पे करंट इतना मिला है 0, मैक्सिमम वोल्टेज पे करंट है ही नहीं, आई की वैल्यू, हाँ ठीक है, एक चीज तो घटेगी, कह रहा है V नॉट इज ऑलमोस्ट 0, कि V नॉट ऑलमोस्ट 0 है, आइडेंटिफाई द करंट स्टेट, जब इतना करंट मिला है ना 1000 मिली एम्पियर, तो कह रहा है कि 0 हो गया है V नॉट, तो ये पूछ रहा है ईएमएफ द बैटरी वगैरह क्या होंगी, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो करंट 0 है, तो वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो गई, हाँ, यस मैम। और जब करंट 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली को 1 एम्पियर ही मान लेते हैं, 1 एम्पियर है तो वोल्टेज 0 कर दी, ये गिवन है ग्राफ से। अब तुम खुद देखो क्या होगा, हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। रुक जाओ, ये इसके पास ईएमएफ ई है, तो हमें कितना ईएमएफ वोल्टेज कितना मिलेगा, ई माइनस आई आर, भाई कुछ आई आर खुद खा जाएगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, करेक्ट, यस मैम। देखो भाई ईएमएफ अगर तुम्हारे इसकी ईएमएफ ई है बट देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, तुम्हें आउटपुट पे वी मिलेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ देयर इज सम ड्रॉप ऑफ द पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर हम ई की वैल्यू 1.5 वोल्ट रखें, बताया है इसने 1.5 वोल्ट, तो करंट कितना होना चाहिए, करंट तो 0 होना चाहिए फिर, Yes, ma'am. तो यहाँ से तो कुछ नहीं निकला, दूसरा रखते हैं v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, जब करंट हमारा कितना है 1 एम्पियर, तो वोल्टेज 0 हो गई है,
करंट की वैल्यू 1 रखो, वोल्टेज 0 रख दी, ईएमएफ तो डेढ़ ही रहेगी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देख लो। आर कितना आ गया भाई, डेढ़, 1.4 ओम आ गया है। Yes, ma'am. बैटरी ठीक है, and ये वाली बात तो सही कह रहा है। और द ईएमएफ ऑफ बैटरी एंड द वैल्यू ऑफ आर, स्मॉल रेजिस्टेंस आएगा, स्मॉल आर आएगा 1.5, गलत, Internal resistance 1.5. ये तो गलत ही गलत है। एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, वही ऑप्शन। देखो बहुत इजी था, तुम्हें बस ग्राफ से 2-3 चीजें ही पता चल रही है। समझ में आया मैंने क्या किया? ये ग्राफ से पता चल रहा है कि भाई जब आपका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है तो हमारा करंट 0 है सर्किट में, और जब करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज 0 हो गई। तो आपको पता है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो हमें सिर्फ कितना वोल्टेज मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, ई माइनस आई आर। ई तो ईएमएफ है, ईएमएफ कौन सी वोल्टेज, ईएमएफ कौन सी वोल्टेज होती है जब सर्किट में करंट 0 होता है, ठीक है, जब सर्किट में करंट 0 होता है वही ईएमएफ होती है। तो यानी जब ये 1.5 वोल्ट पे कहा है इसने कि 1.5 वोल्ट पे करंट 0 है, तो ये क्या गिवन है तुम्हें, ईएमएफ ना। Yes, ma'am. मैंने तुम्हें बताया था बेटा, ईएमएफ वो वोल्टेज है जब करंट की वैल्यू सर्किट में 0 होती है। इन्होंने ग्राफ में यही दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट पे करंट 0 है। पढ़ना आता है ना ग्राफ, कि ये हमारा y है, तो y के यहाँ पर देखो कितना है, x यानी करंट विच इज 0, तो यानी ईएमएफ भी 1.5 वोल्ट हो गई क्योंकि करंट 0 है। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, ये क्या दिया हुआ है, ईएमएफ। यहाँ से तो ये पता चला कि ये ईएमएफ है। दूसरी चीज से क्या पता चलेगा, जब करंट 1 एम्पियर हुआ तो वोल्टेज कितनी हो गई, तब वोल्टेज 0 हो गई। और ये वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज। भाई तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा ये देखो वोल्ट मीटर लगा कहाँ हुआ है, टर्मिनल्स के अक्रॉस लगा हुआ है ना, ए बी के अक्रॉस। यानी तुम्हारा जो तुम्हारा पोटेंशियल है, जो तुम्हारा वोल्टेज वोल्ट मीटर है, वो टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ई माइनस आई आर होता है। अगर अब तुम यहाँ से निकाल लोगे, वोल्टेज 0 है तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाएगा, कितना, 1.5 ओम। सही है, इजी था भाई, ये भी बहुत इजी था। Yes, ma'am. 10th बताओ, द मेटल नोब ऑफ ए गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ कहाँ से आ गया, अच्छा बस इसमें तो, अरे इसमें तो बस चार्ज के बारे में बात करिए। देखो एक मेटल की है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज टच, a metal knob of gold leaf electroscope is touched with positively charged rod. पॉजिटिव चार्ज रोड से टच कराते हैं। when it is taken away the leaves stay separated. metal knob of the gold leaf, metal knob of a gold leaf electroscope is touched with it. When it is taken away the leaves stay separated. Now the metal knob is touched with negatively charged rod, the separation between the leaves. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ समझ आ रहा है ये स्टेटमेंट? एक सेकेंड, द मेटल की नॉब ऑफ ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज टच, मतलब एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके गोल्ड लीफ को हम पॉजिटिवली चार्ज से टच कराते हैं। पॉजिटिवली चार्ज से टच कराएंगे तो भाई उसके चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, गोल्ड लीफ के एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव और एक तरफ प्लस 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 आ जाएगा। ठीक है, चार्ज रोड से टच कराया, कंडक्शन हो गई है। When it is taken away, the leaf stays separated. चार्ज रॉड को अलग करते हैं तो लीव्स स्टे सेपरेटेड, लीव्स सेपरेट रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सेपरेट ही रहेंगे क्योंकि रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, when the metal knob is touched with negatively charged rod, the separation between the leaves. हाँ ठीक है, अब ये कह रहे कि अब दोबारा इसको नेगेटिवली चार्ज रॉड से टच कराया जाता है। नेगेटिवली चार्ज रॉड से टच कराने के बाद लीव्स के बीच की सेपरेशन के साथ क्या होगा? मैम डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे। हम सेपरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। देखो जैसे ही तुमने चार्ज रॉड को टच कराया, ठीक है, चार्ज रॉड को टच कराओगे तो कंडक्शन हो जाएगा। कंडक्शन में मोशन होता है चार्ज पार्टिकल्स का।
तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोस्कोप से कुछ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस रॉड के पास चले जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। यस मैम। आपके पास प्लस 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 चार्ज आएगा तो रिपेल करने लगेंगे। अब कह रहे हैं कि अब हम इसको नेगेटिव चार्ज रॉड के साथ टच कराते हैं। भाई अब तुम एक चार्ज नेगेटिव चार्ज रॉड ले आए, नेगेटिव चार्ज रॉड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इसके पास आ जाएगा कुछ चार्ज, ठीक है। ये अब की बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसके क्या होने लगेंगे, पॉजिटिव कम होने लगेंगे ना, तो सेपरेशन क्या होनी चाहिए, Yes, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो पहले रिपल्शन की वजह से दूर दूर हो रहे थे। अब तुम इनका पॉजिटिव चार्ज कम करते जाओगे तो वो रिपेल नहीं करेंगे, रिपल्शन कम हो जाएगी, तो चार्ज उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम, तो डिक्रीज ऑप्शन हो जाएगा। बताओ बेटा सही है? यस मैम। मैम आंसर हाँ, तो बोलो। इसका डिक्रीजेज है मैम, बट जब हम इसके पास में नेगेटिव रोड लेके आएंगे मैम, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों का ही डिक्रीज होगा ना मैम, चार्ज तो दोनों लीव्स पे ही फिर सेम हो जाएंगे हाँ हाँ मैम। बिल्कुल। फिर वो रिपेल ही नहीं करेंगे मैम सेम चार्जेस। देखो पहले वो मेटल की नॉब थी, पहले उसके पास नेट चार्ज 0 था, उस गोल्ड लीफ पे पहले कोई नेट चार्ज 0 था, चार्ज ही नहीं था। पहले तुमने उसको पॉजिटिव चार्ज से टच कराया, मान लो यहाँ पर सिर्फ 2 लीव्स थे तुम्हारे, ठीक है, ऐसे सपोज करो। अब तुम पॉजिटिव चार्ज से इसको टच करा रहे हो तो यहाँ पर कौन से चार्ज आ जाएंगे, भाई नेगेटिव नेगेटिव आ गए ना, तो ये रिपेल करेंगे आपस में चार्ज, तो ये रिपेल करके दूर भागने लगे। अब मान लो इनका थोड़ा सा ये इस तरीके से हो गए, ठीक है, रिपल्शन, इनमें सेपरेशन बढ़ गई, इनके पास चार्ज कौन से हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। अब तुम कौन सा रॉड टच करा रहे हो भाई, बाद में नेगेटिव कौन सा है, नेगेटिव रॉड लेके आ रहे हो ना। एक सेकंड, हमने पॉजिटिव Yes, ma'am. चार्ज रॉड दी तो नेगेटिव चार्ज गया तो इन पे पॉजिटिव आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब तुम एक रॉड लेके आए जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तुम इसको टच कराओगे, टच कराने के बाद देखो क्या होगा भाई, ये रॉड के पास तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को, तो ये अपने कुछ पॉजिटिव चार्जेस इसको दे देंगे ना, तो जैसे ही अपने पॉजिटिव Yes, चार्ज तो ये पहले ये न्यूट्रल होने लगेंगे, तो न्यूट्रल होने लगेंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगी, तो बी विल बी करेक्ट, रिपल्शन कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। 11th क्वेश्चन देखो, ये तो मैं अपनी क्लास में भी कराती हूँ जब फ्रिक्शन पढ़ाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड बॉल इज म्यू, एंड ये तो बहुत बेटा, ये मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली इसके पूछा जाता है इसको, बट हम टीचर्स को लगता है घिसा बेटा, क्योंकि हम हर बार कराते हैं इसे, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द बॉल इज आर, बट ये हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है। द मैक्सिमम हाइट, देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इस तरीके से वो है, एक बाउल है, ठीक है। अब इस बाउल पे एक बात बताओ, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, ये कह रहा है कि एक मैक्सिमम हाइट बता दो कि वो क्रॉल कर जाए, क्योंकि उसके बाद वो क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, वही रीजन है, पहले तो ये समझो कि गिरेगा क्यों, पहले इस पर वो बनाओ फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। देखो मान लो ये एंगल यहाँ से थीटा है, अगर दोनों कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, यस मैम। भाई तुम्हारा बाउल और उस तुम्हारा बॉल और उस बाउल के ऊपर कौन है, इंसेक्ट, दोनों के पास, दोनों एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो नॉर्मल का फोर्स लगेगा। अब लगा दिया नॉर्मल का फोर्स, mg नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। Yes, अब एक बात बताओ, जी। अब अगर यहाँ पर फ्रिक्शन दिया हुआ है, मुझे ये बता दो कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अपवर्ड। डाउनवर्ड कौन है ये, एक सेकंड, डाउनवर्ड कैसे हो जाएगा भाई, हाँ डाउनवर्ड कैसे हो जाएगा बताना, कैसे हो जाएगा डाउनवर्ड, फ्रिक्शन कब लगता है और फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पहले ये बताओ, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन अपोज क्या, द रिलेटिव मोशन, ये पढ़ा है, यस मैम। यस मैम। तुम्हारा जो ये इंसेक्ट है इसके गिरने की टेंडेंसी कहाँ है,
नीचे की तरफ। नीचे गिरेगा ना, तो ये नीचे गिरने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ बचाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का क्या कहता है, जहां तुम गिरोगे मैं उसके अपोजिट लग जाऊंगा। इसकी गिरने की टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इसे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना, फ्रिक्शन इसे Yes, support ma'am. कर रहा है। Yes, अब तुम ma'am. mg के कोऑर्डिनेट बनाओ भाई, mg यहाँ लग रहा है, mg यहाँ लग रहा है, मास का कंपोनेंट यहाँ लगेगा mg cos थीटा, एक mg का कंपोनेंट यहाँ लगेगा mg sin थीटा। तो देखो जब तक mg sin थीटा और फ्रिक्शन बराबर है, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। म्यू फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू एन, नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा, तो एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा रहती है। तो जब तक ये चीजें बराबर हैं, जब तक तो तुम्हारा इंसेक्ट, अरे तुम्हारा इंसेक्ट गिरेगा नहीं। एम जी साइन थीटा, एम जी से एम जी कट गया, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू के। मतलब जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तुम्हारा टेन थीटा म्यू के बराबर है, जब तक तुम्हारा इंसेक्ट नहीं गिरेगा नहीं। टेन थीटा म्यू के बराबर होना चाहिए। बट इसने हमसे पूछा क्या है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। टेन थीटा म्यू के बराबर आया, इसी को एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। एंगल ऑफ रिपोज वो होता है कि मैक्सिमम हाइट, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम एंगल क्या होगा जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है वो गिरेगा नहीं, तो ये गिरेगा नहीं इस इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है भाई, हमसे पूछा तो कुछ और ही है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हाइट, यानी हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी बेटा। हाइट कैसे निकाल सकते हो बताओ, आपने म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा तो निकाल ही लिया कि म्यू टेन थीटा किसके कैसे आया, ऐसे आ गया। अब ये हाइट कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट भी निकाल लेंगे जब म्यू निकाल लिया तो। ये हमारा कटोरा, ठीक है, मान लेते हैं इस हाइट तक जो है अपना, कौन सा इंसेक्ट लें इसे, एक आध इंसेक्ट्स के नाम बताओ। मैम चींटी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे चींटी है, तो चींटी बस इतना ही चल पाती है, ठीक है। ये अपना यहाँ पर एंगल थीटा हो गया, तो हमें ये एच हाइट निकालनी है, दिस एच, ये पूरा आर हो जाएगा भाई, ओ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बाउल की रेडियस आर हो गई, इसको पी पॉइंट मान लो, ओपी हमारे पास आर है, ये हमें एच निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ। ये भी आर हो जाएगा, दिस पॉइंट ओ ए रेडियस, ओ ए भी रेडियस हो जाएगा, हाँ। यस मैम। तो ट्रायंगल बन गया एक हमारा, ओ इसको नाम दे दो, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी, ओ ए बी, देखो जरा, ओ ए बी बन गया। यस हमें मैम। Yes, हमें ma'am. अब क्या निकालना है, हमें ओ बी निकालना है। कैसे निकाल सकते हो ओ बी, हमें ओ बी फाइंड करना है, ओ बी फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड ओ बी। तो यहाँ से लिखो टेन थीटा म्यू है, तो टेन थीटा इन ट्राइंगल ओ ए बी, मैं ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रही हूँ। जरा ओ ए बी में देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। यस यस मैम। वो इक्वल्स टू थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है विच इज ए बी, बेस क्या बन जाएगा तुम्हारा, ओ बी, Yes, ma'am. है OB. सही है, ओ बी बन गया थीटा, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने सारी साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, आर इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब ए बी निकालना पड़ेगा भाई, ए बी कैसे निकालोगे, मैम पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है। बस अब तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगानी रह रही है, यहाँ पे लगा लोगे। यस मैम। यस ओबी मैम। को कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने वाई लेके सॉल्व किया है, वाई मान लो इसको, ए बी क्या हो जाएगा, देखो म्यू इक्वल्स टू ए बी का, ए बी इज योर व्हाट, बेस, तो हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से ओ बी कितना है तुम्हारा वाई, ये हो गया ना म्यू की वैल्यू, बस इतना ही करना था। हाँ, वाई निकाल दो, अपॉन में म्यू आ जाएगा, वाई को इधर ले जाओ, म्यू को नीचे ले आओ,
कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? देखो हमें तो h निकालना है ना, y निकाल दिया तुमने, y किसके बराबर आ गया? अंडर रूट आर स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन म्यू। हमें निकालना h था। अब देखो तुमने y निकाल लिया, तो h हाइट किसके बराबर हो जाएगी? देखो OP किसके बराबर है? y प्लस h के, और OP किसके बराबर है? रेडियस के, इक्वल टू y प्लस h। निकालना हाइट है, तो हाइट क्या होगी भाई? r माइनस वाई। देखो यहाँ से r माइनस वाई इक्वल टू h, है ना? ये हाइट के बराबर होगी, y आ गया, तो y को अभी r में से माइनस करना पड़ेगा ना, ऐसे बताओ, अपॉन में म्यू। आ गया h की वैल्यू। यस बस मैम। कुछ नहीं करा, पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हें बस हाइट निकालनी थी और तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम निकालनी थी इस ट्रायंगल में। tan थीटा है तो tan थीटा निकलना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गया, बोलो सॉल्व कर लोगे इसको? तो देयर इज समथिंग इज माइनसिंग, कुछ माइनस हो रहा है आर में से, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। सॉल्व करने की भी जरूरत है, आर में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यानी 1 माइनस कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके मैम। 13th पे आ जाओ। दो अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट, बताओ क्या कह रहा है? दो unequal resistance connected in series across a cell, then the potential drop across the larger resistance is more. क्या सही है गलत है? ट्रू है मैम। ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस है, मतलब इस तरीके से लगे हुए हैं, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का, तो अनइक्वल हो गए, सीरीज में है। कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप जो है लार्जर रेजिस्टेंस के पास ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर। सीरीज में करंट तो सेम होता है भाई, यस आई तो सेम हो जाएगा, तो यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा। सही है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ट्रू है। यस मैम। यस मैम। The current will be same in both unequal resistance. Second भी true है, यस मैम। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, फ्रिक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे तुमसे तो। चलो फ्रिक्शन पे भी बाद में आएंगे, पहले तुम्हारे और देख। 15th बताओ। कह रहा है फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। व्हेन द स्टोन रीचेज ए डिस्टेंस h below a, its velocity is double of what it was at a height h above a. ये भगवान, कोई एलिवेटेड पॉइंट है, when the stone reaches at a distance h, a पॉइंट हो गया, यहाँ से जब कोई स्टोन h हाइट नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है what it was at a h height above a, यानी जब वो ऐसे ऊपर गया होगा, h हाइट ऊपर, ठीक है, यहाँ से h हाइट ऊपर गया होगा, तो इसके यहाँ पर डबल हो जाती है वेलोसिटी। ये कह रहा है ये। देखो कैसी ट्रेजेक्टरी होगी भाई, ऊपर से जाके पहले तो यहाँ आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे वही वेलोसिटी होगी जो ए पॉइंट पे होगी, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टाइल सिमेट्री होती है। ए पॉइंट की वेलोसिटी बी पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर होगी। बी पॉइंट के बाद ये एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे है, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी तो होगा ही होगा, लेकिन देखो u भी नीचे है, अगर नीचे वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले रहे हो तो ग्रेविटी, ये u की वैल्यू भी नीचे है, तो u वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो एडिशनली मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट ये साइन नेगेटिव आएगा, जो कि ये दिखाएगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में डबल, मतलब गेन कर रही है ना, u माइनस जी टी ना, देयर इज सम गेनिंग, यानी ये कहा है h हाइट ऊपर। तो यहाँ दो इक्वेशन बन जाएगी बेटा, एक तो आप h, देखो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, h हाइट एक इक्वेशन बना लो, h हाइट ऊपर, एक इक्वेशन बना लो h हाइट नीचे, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं ना ऐसे? यस यस मैम। मेरे पास यहाँ पर एक कोई एलिवेटेड पॉइंट है, मैं इस पॉइंट का नाम, एलिवेटेड पॉइंट का नाम ए दे दिया बेटा, ये पहले तो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर ये बी पॉइंट पर आ जाएगा, ए और बी की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। मैं मान लेती हूँ वो एच पॉइंट कहीं यहाँ आया है, ठीक है, फिर बाद में वही सेम एच पॉइंट, जितना डिस्टेंस ये तुमने ऊपर लिया है ना, इतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ से एच नीचे ले लो, ले लिया, तुम्हारे पास दो पॉइंट हो गए, एक ए से ऊपर एच और एक ए से नीचे एच, ठीक है।
इनका नाम क्या दे दें, सी पॉइंट और डी पॉइंट। सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखोगे तुम, दो कंपोनेंट होंगे, यू एक्स चेंज नहीं होता पर वेलोसिटी चेंज, वाई चेंज हो जाएगा, तो वाई कितना बनेगा, यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, ये है सी पॉइंट की। अब आप डी पॉइंट की लिखोगे तो यू एक्स आई तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस जी टी कर दो तो, ठीक है, इनसे यू एक्स हटा दो, तो यानी ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी का कंपोनेंट एक सी पे और डी पे। क्या कह रहा है, डबल हो जाएगी, यानी बीडी डबल है, तो बीडी किसके बराबर है भाई, ट्वाइस ऑफ बीसी के। हाँ, ट्वाइस ऑफ बीसी के है कि नहीं। यहाँ यस से मैम। यू वाई का कंपोनेंट आ जाएगा, यू वाई कितने के बराबर आ जाएगी, देखो जरा, बीडी कितना है, यू वाई प्लस जी टी इक्वल टू 2 वाई माइनस 2 जी टी। देखना यहाँ से यू वाई किसके बराबर आया बेटा, यू वाई 3GT के बराबर आ गया क्या, यस मैम 3GT। यानी मेरी ये यू वाई की वैल्यू है। अगर यू वाई 3GT है तो तुम ये निकाल दो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट पूछ रहा है, एच मैक्स, एच मैक्स निकाल सकते हो। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय जी, 2G, यस मैम। यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2G। तो तुमने जो यू वाई निकाला है, यू वाई भी क्या होता है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, भाई यू वाई व्हाट इज, बट यू वाई का मतलब क्या है, यू साइन थीटा ही तो है, तो यानी मैं इसको यू स्केयर वाई अपॉन 2G लिख दूं, तो यू स्केयर वाई कितना आया है मेरा 3G, तो इसको तुम लिख दोगे 9G स्केयर अपॉन टी स्केयर अपॉन 2G। तो कुछ अलग आ रहा है बेटा आंसर, 3 3 9, जी से जी कट गया, 9/2। अच्छा हमारा टी स्केयर में भी तो आ रहा है, टी हटाना पड़ेगा राइट, 9/2 जी स्केयर। टी कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दो, टाइम कितना आ जाएगा देखो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा कितना है हमारा, तो हमने 3GT निकाला है यार, ये तो सब टाइम की टर्म्स में आ रहे हैं। क्या हो गया हमने इसमें, पर अच्छा हमने टाइम्स के टर्म में लिख लिया ना चीजें, है ना, टाइम्स के टर्म्स में हमें हटानी पड़ेंगी ये चीजें। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। देखो बेटा इसने हमें ग्रेटेस्ट हाइट पूछा है, अब मैंने सारी इक्वेशन, मैंने कौन सी इक्वेशन लगाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब टाइम के टर्म्स में आया, लेकिन हमने देखा ही नहीं ऑप्शन जो है हाइट के टर्म्स में है, पूछा ग्रेटेस्ट हाइट है, मैंने इतना पढ़ के सॉल्व कर दिया, पूछा हाइट है, तो मेरे को v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने में फायदा है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH लगाने में फायदा है। हम 2GH वाले। हाइट वाला लगा दूं ना, यस है मैम। ना, भाई हाइट वाले में टाइम आएगा ही नहीं, तो जो इक्वेशन तुमने सेम लगाई है ना उसको यहाँ से सेम लगा दो। बेटा ये जो बी डी इक्वल टू 2VC है ना, इसको इक्वेशंस को उसमें लगाओ, एक्स वाले जी एच वाले के, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, तो ऊपर वाले में यही लगेगा, डी पॉइंट पे, डी पे डबल हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 2GH। अब यहाँ रिलेशन इसमें निकलेगा, समझ गए। यस मैम।
तुम्हारे पास अब जो u पहले जो t के टर्म्स में आ रही थी वो u अब h के टर्म्स में आ जाएगी, बस वही h मैक्स निकाल देना। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन लगाना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कर लोगे? तो ये देखो v स्क्वायर हमने यहाँ पे ग्रेड, इसने बोला है वेलोसिटी इज डबल, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, तो ये भी तुम्हें स्क्वायर्स में लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4u स्क्वायर माइनस 2gh के। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, u स्क्वायर इक्वल्स टू 4u स्क्वायर, 3u स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना बन जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस का, और वो माइनस का यहाँ से 10gh हो जाएगा, यानी u आ गया तुम्हारा 10gh अपॉन 3। यही आ गया u स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने पहले वाला इक्वेशन क्यों हटाई, देखो हो पहले भी जाता, लेकिन हमने गड़बड़ क्या करी, मैंने ये नहीं देखा कि एटलीस्ट पूछा क्या है। हमने अगर मैं पहली वाली इक्वेशन लगाती v इक्वल्स टू u प्लस at, उसमें u की वैल्यू आई तो सही, बट u की वैल्यू आई किसके टर्म में, t के टर्म्स में, 3gt आया था ना, यस मैम। टाइम के टर्म्स में आ गया। अब आंसर टाइम के टर्म्स में है नहीं, गड़बड़ होगी चीजें। इसका मतलब वो वाली वेलोसिटी लगाओ जो हाइट के टर्म्स में आए। तो यानी हमारे पास वो कौन सी इक्वेशन है, ये v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। समझ गए? यस तो बस मैम। अब वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला v स्क्वायर का है, तो हमने वो वाली वेलोसिटी जो इक्वल में रखी थी vd इक्वल्स टू 2vc, ये स्क्वायर्स में रखनी पड़ेंगी, बिकॉज़ दिस फॉर्मूला इज फॉर स्क्वायर्स। बस तो u स्क्वायर आ गया, देखो 10gh/3, यहाँ रख देना इस वैल्यू को 10gh/3, तो कितना हो जाएगा 10gh/3 अपॉन 2g रख दो। ये देखो हाइट मैक्स की वैल्यू है ना, ये h मैक्स की वैल्यू है, यहाँ पे रख दो 10gh अपॉन, डायरेक्ट ही आ गया ये तो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 10gh अपॉन 2g रख दो, यहाँ पे g से g कट गया, 2 से ये हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा ये 5h/3 आ जाएगा, है आ गया ना 5h/3, 5h/3 सी ऑप्शन। 10gh/3 की वैल्यू रख देना, 2g एज इट इज है, 2 से ये 5 कट जाएगा, g से g कट गया, तो 5h/3 आ जाएगा। हाइट मैक्स की इक्वेशन में रख देना। सही है बेटा? बोलो। यस मैम। फिर उसके बाद ये 17th क्वेश्चन आता है। ये देखो मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। द थिन सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस आर हैज ए पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2। मैंने तुम्हें बोला था चाहे कोई भी शेप दे दे तुम्हें, तो तुम्हें क्या लगाना है, 2k λ/r साइन θ/2, है ना। देखो 2k λ एज इट इज अपॉन r, थीटा कितना है, ये मैंने तुम्हें आर्क के लिए बताया था, फॉर एनी आर्क फॉर्मूला। थीटा आपकी बार यहाँ पर 180 है, तो 180/2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यही आंसर है 2k λ/r। तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 नॉट r एज इट इज। अब देखो लैम्डा, लैम्डा क्या होता है भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, 2 πr हो जाएगा ना भाई, सर्कल का सर्कमफ्रेंस πr, तो ऊपर चार्ज आया, नीचे पाई स्क्वायर और r स्क्वायर कर दो, तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आया q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है फिर मेरे हिसाब से? अच्छा इसमें है एक प्लस का भी और एक माइनस का भी। मैग्नीट्यूड तो तुम्हें दिख गया होगा, ये 4 वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, या तो C है या D है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डायरेक्शन कौन सी होगी, तो अगर देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से तुम सिंपल बता सकते हो कहाँ की तरफ होगी भाई, कहाँ होगी, नेगेटिव इसमें होगी ना, अवे होगी पॉजिटिव, सी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। ये क्लास का क्वेश्चन, ये 1 सेकंड भी नहीं लगती इन क्वेश्चन, क्लास के नोट्स उठा के नहीं देख रखी, पर 11th का पोर्शन फिर भी ज्यादा है मैं कहूंगी, है ना। 60%। हाँ ये वाला हो गया होगा। यस मैम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या होता है, हमने तुम्हें बताया है कि सेम क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है,
सेम क्वांटिटीज कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। प्रेशर में से प्रेशर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मास में से मास ही ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब P प्रेशर है, V इन्होंने वॉल्यूम बताया हुआ है, तो यानी ये क्वांटिटी जो A बाई वी स्क्वायर है ये किसके बराबर होगी, ये प्रेशर के बराबर ही होगी ये क्वांटिटी। तो यहाँ से A की वैल्यू नहीं आ जाएगी पी वी स्क्वायर, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, क्या डायमेंशन नहीं लिख सकते, एक लिख सकते हो, V माइनस बी। वॉल्यूम में से अगर B माइनस हो रहा है इसका मतलब B खुद एक वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम में से और कोई क्वांटिटी माइनस नहीं हो सकती, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस हो सकती है। तो यानी सेम क्वांटिटी ऐड होंगी, सेम क्वांटिटी माइनस होंगी, यानी बी किसकी क्वांटिटी है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब, तो बी का मीटर क्यूब हो गया ये लो। तो यानी या तो ए ऑप्शन होगा या डी होगा। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, न्यूटन अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर m6, तो ये m4 आया, यानी ये ऑप्शन सही है। हाँ आ गया, एक सेकेंड में। और देखो, it is given that t equals to this where x is the displacement and t is the time, the acceleration of the particle at origin is, क्या होगा, it is given that time is this, x is the acceleration, the origin पे पूछ रहा है, origin क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी origin पे, 0। Yes, ma'am. हाँ, t equals to the acceleration of the particle at origin, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा टाइम भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आएगा नहीं, इसको डेरिवेट कर लो 18 को, फिर डिफरेंशिएट करके निकल सकता है। हाँ डिफरेंशिएट करके ही आएगा। देखो अगर मैंने x डायरेक्ट रखा तो पूरा t 0 हो गया, मतलब कुछ काम बना नहीं यहाँ से। तो फिर मेरे पास दूसरा दिमाग में क्या आइडिया आएगा, डेरिवेटिव करके देख लो। तो क्या करो, x के टर्म्स में dt बाई डी एक्स कर लो, ये क्या हो जाएगा 2px, तो tx हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा q dx बाई dt, ये कितना बन जाएगा भाई dx बाई, अच्छा 2px, फिर dx बाई dt का भी तो, x का भी तो करेंगे t के टर्म्स में, अच्छा t के टर्म्स में कर लो, x के टर्म्स में, t के टर्म्स में कर लो, डिफरेंशिएट कर लो इसको विद रिस्पेक्ट टू t के टर्म्स में कर लो इस इक्वेशन। t के टर्म्स में करोगे तो ये तो 1 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2px dx बाई dt प्लस q dx बाई dt, है ना। देखो 2px dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v प्लस q dx बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के। ये सारी इक्वेशन किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख के देखो, x की वैल्यू 0 रख दी तो ये टर्म तो हट ही गई, तो इसका मतलब qv किसके बराबर आ गया भाई, qv किसके बराबर आया 1 के। इसको फिर से डेरिवेट कर लो, क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन पूछी है। तो q दोबारा से करोगे तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन qa इक्वल्स टू ये किसके बराबर हो गई, ये तो 0 हो जाएगा फिर यहाँ से। इसको डिफरेंशिएट दोबारा करना टाइम के साथ, अगर x को हटा दो तो यहाँ से तो ये टर्म अभी हट जाएगी, q को रखते हैं तो फिर क्या बनेगा, ये qa इक्वल्स टू 0 आ रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ से भी काम नहीं बन रहा, मतलब x को भी रख, अभी भी x को रखे रखो, वरना फिर काम नहीं बन रहा। अगर x को 0 रख रही हूँ तो अभी भी हमारा काम यहाँ से बन नहीं रहा, क्योंकि qa का दोबारा से करने के बाद वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब इसको दोबारा से डबल डिफरेंशिएट करो, दोबारा से टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 तो 0 बन जाएगा, 2p एज इट इज, x का क्या हो जाएगा भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या बन जाएगा एक्सीलरेशन, प्लस q एज इट इज, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा एक्सीलरेशन, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब शायद निकल आएगा 0 के बराबर आ गया, तो 2pv, ए कॉमन ले लो, 2pv प्लस q इक्वल्स टू 0, एक्सीलरेशन आ जाएगा ना अब तो, आई थिंक निकाल लोगे। यस मैम। मैम बट यहाँ से भी तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। और अगर सिर्फ हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो
एक काम करते हैं, जो इक्वेशन 1 है जो हमने सिंगल डिफरेंशिएट करा है, एक्स को नहीं करते क्योंकि एक्स तो हमें भाई एक्स तो करना पड़ेगा ना, अगर टाइम के साथ करेंगे तो एक्स का भी होगा डिफरेंशिएशन। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ना। और अगर एक्स के साथ करें तो एक्स के साथ अगर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वो डीवी बाई डी एक्स जाएगा, उसमें भी नहीं कर सकते। 2p ऐसा नहीं हो सकता कि v का हो जाए और x का ना हो। x और v का साथ में कर सकते, देखना एक बार x के साथ करो क्योंकि दोनों वेरिएबल है। x का बनेगा एक बार dx बाई dt और वेलोसिटी एज इट इज प्लस 2p x एज इट इज। वेलोसिटी का क्या बनेगा भाई, अब की बार dv बाई dt प्लस q का क्या बन जाएगा dv बाई dt, है ना। देखो x और v दोनों कैसे टर्म्स हैं, दोनों वेरिएबल है, तो इसमें u और uv का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u डॉट v। 2p dx बाई dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, फिर ये 20 किया जा रहा है बेटा, प्लस 2p x एज इट इज, ये क्या बन जाएगा a प्लस q a। अगर अब x की वैल्यू 0 रख दें तो ये टर्म हट गई। अब देखना 2p v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस q है, एक्सीलरेशन आया माइनस 2p v स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं इसमें, 2p अपॉन q। मैम पहले जो इजी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं मैम, वो X- दो में करो। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को बेटा अगली क्लास में एक बार देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। यस होगा डिफरेंशिएट करके ही, देखो और कुछ नहीं है इसमें, इसमें और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, डिफरेंशिएट करके रखते जाओ जब तक आंसर नहीं आता। एक बार किया, 2 बार किया, दूसरी बार, तो यही है बस, डिफरेंशिएशन ही करना है सेकंड क्वेश्चन 18th में, और कुछ नहीं करना। ट्राइड बाय योरसेल्फ, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ एरर हो रहा है, यू बस इसमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ओके आ जाओ। और कौन सा है मैम, पीछे वाला इजी था, 280 आंसर आ रहा था उसका। किसका मैम 19th वाला, मैं 9 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के में फॉर्म, हाँ इसीलिए मैंने नहीं कराया, ये लेंथ पूछिए थी, r इक्वल टू रो एल बाई ए लगाना है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे सारी वैल्यूज गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ऑप्शन से ये आया था आंसर 280। अब देखो और कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें कराने लायक है, सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। मैम 22 भी इजी है, डायरेक्ट ही आ रहा है इसका आंसर भी। देखो 25वां देख लो, 25वां इंपॉर्टेंट है। 25वें में क्या कह रहा है कि हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है बेटा, जिसका रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी रो है, स्फेरिकल कैविटी दी हुई है यहाँ पे, इसकी रेडियस r/2 है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी पॉइंट P पे जो कि सेंटर से 2r की दूरी पे है। तो देखो मैंने क्या बताया है तुम्हें, पहले तो पूरा सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और फिर उसमें से किसका माइनस कर दो, इस कैविटी का। स्फेयर का, स्फेयर है ना ये, यस मैम। स्फेरिकल कैविटी, इस स्फेयर का माइनस कर दो। इस P पॉइंट पे इस सिलेंडर का कैसे निकालते हो, मैंने सिखाया है, याद करो, सिलेंडर का कैसे निकालोगे, कितना हो जाएगा सिलेंडर का P पॉइंट पे, गॉस लॉ से, गॉस लॉ से सिखाया है, गॉसियन सरफेस ही बना दो सिलेंडर, सिग्मा E डॉट ds इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन लॉ लगाओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, ds कितना है, इसका ds कितना बचेगा भाई, ये ड्राइव कराया है कि पूरा सिलेंडर का अगर किसी P पॉइंट बाहर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या फॉर्मूला आता है, एक लाइन चार्ज की तरह बिहेव करता है। और लाइन चार्ज का क्या होता है, कोई भी अगर प्लस का लाइन चार्ज है, मुझे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लॉन्ग चार्ज सिलेंडर भी सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितनी है सेंटर से 2r, तो यहाँ पे 2r रख देना, सिलेंडर का आ गया। अब स्फीयर का, स्फीयर का कितना हो जाएगा बताओ,
अब देखो इसमें स्फीयर भी कैसी है, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी ऑफ रेडियस r/2 विद सेंटर दिस। तो बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है, E2 कितना हो जाएगा बताओ, इस स्फेरिकल कैविटी से कितना चार्ज बाहर गया है ये तो चाहिए होगा ना, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में है। देखो चार्ज इज कंप्लीटली ऑन द, है ना, तो हमें अब तुम यहाँ पे लिख तो दोगे कि मैम कितना होता है इस स्फेयर का जो भी चार्ज Q हो अपॉन कितना लिख देते हैं दूरी पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r कितना है 2r का स्क्वायर। पर ये तो पता हो कि ये चार्ज कितना है ना, चार्ज Yes. तो चार्ज कैसे निकालोगे भाई, पर यूनिट फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। कैसे कि भाई पूरी वॉल्यूम में चार्ज कितना दिया हुआ है इन्होंने, रो, तो पूरी वॉल्यूम किसकी है, सिलेंडर की, कितनी वॉल्यूम है सिलेंडर की, कितना हो जाएगा भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज मान लेते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, और हमें कितनी वॉल्यूम का चार्ज चाहिए इस कैविटी का, तो कैविटी पे कितना है, कैविटी 4/3 पाई कितना है रेडियस r/2, r/2। तो अगर मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी वॉल्यूम का चार्ज चाहिए उतनी वॉल्यूम का चार्ज आ जाएगा, यही क्यू इनक्लोज हो जाएगा। यस मैम। इस क्यू की वैल्यू बेटा उठा के यहाँ रख दोगे आ जाएगा। अब देखो ये लैम्डा है, मतलब इस लैम्डा को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ चार्ज में। तो कैसे लिखोगे लैम्डा को, Q/A। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। Q/L। यस। तो क्यू, तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वॉल्यूम वॉल्यूम में। में, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इंटू वी, ठीक है। तो लैम्डा कितना आया, रो वी अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ कितनी बनेगी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ पर यूनिट मान ली, तो लैम्डा को रख देना रो वी, डेंसिटी तो रो ही रहेगी क्योंकि गिवन है। अब वॉल्यूम किसका लिखोगे, इस सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर l, ठीक है, रो अपॉन l। तो देखो रो एज इट इज, लैम्डा लिखना सिखा रही हूँ, वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर l, अपॉन में l यहाँ पर है तो l से यहाँ पर l कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आई सिग्मा पाई r, रो पाई r स्क्वायर। सारी वैल्यूज रो रो में हो गई, समझ आया। यस मैम। यस मैम। क्या किया भाई, सिलेंडर आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अब लैम्डा को हटाना पड़ेगा, तो लैम्डा क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में। वॉल्यूम के लिए क्या लगाओगे भाई, रो वी, तो रो को तो एज इट इज क्योंकि गिवन है वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम किसका लिखोगे पूरे सिलेंडर का, क्योंकि चार्ज पूरे सिलेंडर पे है, हम कंप्लीट सिलेंडर का ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने पूरी सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तो चार्ज भी पूरे सिलेंडर का ही लोगे ना, तो पूरी वॉल्यूम लिखी है, वॉल्यूम किसकी, सिलेंडर की, कितना पाई r स्क्वायर l, अपॉन में l है तो l से l हट गया, डायरेक्ट कितना आ जाएगा रो पाई r स्क्वायर, और ये भी तुम्हारे पास रो में आ गई। आई थिंक अब माइनस करना बहुत आसान हो जाएगा, बताओ सही है। यस मैम। तो ये कैविटी वाले प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, बस चार्ज निकालना आना चाहिए। ये क्यू इनक्लोज है ना, पर यूनिट वॉल्यूम से उतने में मल्टीप्लाई कर दो जितने का चाहिए, वो चार्ज आ जाता है। फिर ये बताओ स्विच को क्लोज किया तो रीडिंग पूछ रहा है एमीटर की, यस मैम। देखो अगर स्विच को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, सीरीज पर ये जो सब पॉइंट का पोटेंशियल पे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना है देखो, नो मैम व्हीटस्टोन नहीं है, मैंने इससे करके देखा था। व्हीटस्टोन है मैम। भाई व्हीटस्टोन ही तो बनेगा, कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा। 25 से 10 कितना बनेगा, 25/10 कितना होगा, 150 और 20। 5/2। और ये भी 5/2 हो जाएगा, ये 15 हट जाएगा ना, बस Yes. व्हीटस्टोन ब्रिज है, एमीटर करंट निकाल लेना, बताओ Yes. सही है।
जब भी 5 ऐसे रेजिस्टेंस दिखाई दे तो समझ जाना 100% व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन होता है ऐसी शक्ल। अब एमीटर निकाल लो कि भाई टोटल करंट है सर्किट का, बस आपको बस इसका आर इक्विवेलेंट निकाल के V इक्वल्स टू आई आर करना है। पोटेंशियल 15 दिया हुआ है 15 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल दो, वही तुम्हारा एमीटर का आई हो जाएगा। बताओ एमीटर में टोटल करंट आ रहा है ना यहाँ से, यस मैम। बस आर इक्विवेलेंट निकालना था यहाँ पे, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये वाला रहने दो, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये अब क्या बचा, 21वां रह गया। 21वां कैसे करोगे भाई, पेपर तो कुछ तो था भाई लेंथी, है ना। 21 में क्या लगाना पड़ेगा, देखो सॉलिड स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपकी बात जो तुम्हारा जो वॉल्यूम है इसको वेरिएबल कर दिया। देखो वेरिएबल कर दिया ना रो को, डेंसिटी को, तो डेंसिटी एज इट इज नहीं लिखोगे, डेंसिटी को क्या लिखना पड़ेगा, इसके साथ रो डीवी जब लिखते हो तो रो के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बताओ यस मैम। ये वाला क्वेश्चन 21 द इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा है, देखो समझ लो क्या कह रहा है ध्यान से। पहले तो सिंपल केस देखो, अगर मेरे पास क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अब मैं आपसे कहती हूँ कि भाई मेरे को जरा आप ये बताइए, इसके सेंटर से, इसकी अगर रेडियस कैपिटल आर है, इसके r/2 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप सीधा सीधा कहते हैं मैम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है कितना, इसका फॉर्मूला बताओ, KQ R अपॉन कैपिटल, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला सिग्मा R अपॉन 3 R वो है जो हमारा r/2 गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो ये रो है ना, ये ही वेरिएबल है ना, दिस रो इज वेरिएबल। अब इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बात आ गई एप्लीकेशन की, यानी जो तुमने ये डिराइव किया है ना, ये फॉर्मूला जो डिराइव करके आया है, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये वहां बात आ गई। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था बेटा किससे, बताओ, गॉस लॉ से, है ना। यस गॉस लॉ से तो डिराइव किया था, क्या लिखा था, E डॉट ds इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सरफेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है ना, तो चार्ज इनक्लोज्ड किसके बराबर होगा, देखो E डॉट ds इक्वल्स टू 1/ε0 एज इट इज। Q इनक्लोज्ड को क्या लिख सकती हूँ भाई मैं, अगर वॉल्यूम में चार्ज है तो Q को क्या लिख सकते हैं, रो dv, ये मेरा क्या हो जाएगा, रो। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करो, 0 से कैपिटल R तक के निकाल लो कि 0 से कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, उसके बाद R को चेंज करते रहना, R को अलग अलग चेंज करते रहना, 0 से कैपिटल R तक के लिए निकाल लो, सरफेस तक के लिए, है ना। R रो की वैल्यू जो दी हुई है KRA वो यहाँ पर रख दो, 1/ε0 KR अल्फा dV ऐसे हो जाएगा। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो भाई, अब आप कहोगे कि मैम dV क्या होगा, यहाँ पर मुझे एक छोटा वॉल्यूम कट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे छोटा सा ऐसे डिस्क फॉर्म में, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस। भाई तुम पीछे का सारा भूले हुए हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। एरिया कितना होगा 4πr², थिकनेस कितनी हो जाएगी dr, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, बस इंटीग्रेट करना था इसमें, ठीक है। एक बार मैम वैल्यू R एंड R/2 रखनी है। अभी तो 0 से कैपिटल R लगाओ, क्योंकि देखो तुम्हारा पूरा वेरी करेगा ना जब तक तुम्हारे अंदर चार्जेस हैं, तो 0 से कैपिटल R तक के लिए निकाल लो इक्वेशन को, उसके बाद तुम्हें जो R की वैल्यू पे चाहिए उस स्मॉल r की वैल्यू रख लेना। ओके मैम। तो यहाँ पे dv भी रखना पड़ेगा, dv कितना हो जाएगा, dv का फॉर्मूला ही होता है एरिया इंटू थिकनेस, तो छोटा सा अगर कट करोगे एलिमेंट, उसका एरिया 4πr², थिकनेस dr हो जाएगी, बस उसको डिफरेंस बस इंटीग्रेट करना है, कर लेंगे, नहीं होता है तो मेरे को एक बार बता देना, ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ओके मैम। आई थिंक पेपर डिस्कस हो गया है, इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी जो 11th के कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यस मैम 11th का जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है मैम, उसके काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना,
मैम आप अपने लेक्चर सेंड कर देना, हम वो देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा बेटा। वो समझ में ही तभी आता है जब बच्चे बैठ के समझते हैं। फ्रिक्शन ऐसा चैप्टर, एनएलएम है ही ऐसा। एनएलएम में कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एनएलएम में जब बैठ के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। एक दिन का लेक्चर है, टेंशन मत लो। कभी टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें बैठ के पढ़ा दूँ, ठीक है? एक दिन में ही आ जाएगा। संडे एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। क्या कह रहे हो? संडे एक्स्ट्रा क्लास। यस हाँ, मैम, ले लेना। तुम्हारा बैच ही शुरू लेट हुआ है बेटा। अब तक तो मैंने 11th पूरी कंप्लीट करा दी दूसरे बैच में। एक्स्ट्रा क्लास रख रखी चाहिए। यस मैम, बाय बेटा। बाय, थैंक यू। बाय मैम।